सो कथकही में आपका स्वागत है। और आज कथकही में एक बहुत ही खास और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने की जरूरत मुझे महसूस हुई कि क्यों आखिर रंग के ऊपर ही हम निर्भर रहते हैं। हम रंग से किसी की खूबसूरती तय करते हैं। अगर कोई गोरा है तो उसे हम खूबसूरत मानते हैं या उसे सुंदर मानते हैं, लेकिन अगर किसी का रंग डल है, डस्की है, सांवला है, तो हम उसे खूबसूरती की कैटेगरी में गिनते ही नहीं। आज की खबर को उदाहरण के तौर में आपसे मैं साझा करूं तो आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर भगवान है इस दुनिया में तो उसकी त्वचा का रंग क्या है, फिर ये नस्लीय भेदभाव क्यों। आज देश में ही नहीं बल्कि बाहर के कई देशों में, अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, हर जगह से, हर एक देश से छोटे बड़े स्टेट से ये खबर आ रही है कि नस्लीय भेदभाव के मूवमेंट्स वहां बढ़ गए हैं। तो ये किसने ये ढांचा तय किया है? ये समाज ने अगर तय किया है तो जरूरत है कि हम उस मुद्दे पे बात करें और बहस करें। सो आज कथकही में वॉइसेस ऑफ अनफेयर डार्कनेस के तहत जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका मैं सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ। नमिता मैम, डॉक्टर नमिता जैन मैम, डॉक्टर प्रशस्ति जैन मैम, एंड डॉक्टर शिवी निझावन मैम, एंड डॉक्टर छवि शर्मा मैम। डॉक्टर छवि जैन ने अपनी पीएचडी सोशियोलॉजी में आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट की है। वो हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ी हैं। डॉक्टर प्रशस्ति जैन जो एक निजी विश्वविद्यालय में जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं और साइकोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज है। डॉक्टर नमिता जैन जयपुर में एक निजी विश्वविद्यालय में लॉ विभाग में बतौर हेड कार्यरत हैं और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। काफी समय से वो कानून के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिवी निझावन जो बतौर डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे से जुड़ी हैं और वो बताएंगी किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो आपको ये क्लेम करते हैं, जो ये आपको बताते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक शटल प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमें गोरा दिखना है या हमें सुंदर दिखना है। तो वो हमें बताएंगे एज अ स्किन एक्सपर्ट कि क्या है उन प्रोडक्ट की सच्चाई और किस तरह का दबाव और किस तरह के पेशेंट्स उनके पास अपने डिमांड्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी डॉक्टर प्रशस्ति जैन मैम। प्लीज आप मुझे बताइए कि ये जो मानसिकता है कि हमें गोरा दिखना है या हमें गोरा मतलब मैं गोरी हूं तो मैं सुंदर हूं, अगर मेरा रंग सांवला है या थोड़ा थोड़ा दबा हुआ है तो मैं सुंदर नहीं हूं। मैम, इसमें मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय रखिए। एक साइकोलॉजी में विशेषता आप रखती हैं, तो आपकी क्या राय है? प्लीज मैम। First of all, I would like to welcome all on this platform, and I would like to thank Prabhat ma'am for giving me an opportunity here discussing this one of the important issues of society. आज जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज एन इंडिविजुअल अगर हम इस बारे में सोचें तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई कैसे, या ये जो फेयरनेस और डार्कनेस का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। क्या ये ओरिजिनेट वहाँ से हो रहा है जब एक बच्चा पैदा होता है और फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके सामने एक अच्छे बच्चे की शक्ल जो सुंदर है दिखने में, उसकी शक्ल फोटोग्राफ लगाई जाती है। हॉस्पिटल्स में हम देखेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चों की फोटोग्राफ्स लगाई जाती है, ठीक है। तो अब जब हम उस चीज़ को वहाँ से देख रहे हैं तो एक्चुअली हम एक्सेप्टेंस जो है बच्चे में, जो एक्सेप्टेंस है, जो शुरू से अपने आप को लेके जो अवेयरनेस है, उस चीज़ को हम डिनाई करने की एक रूट कॉज पैदा कर रहे हैं वहीं से, क्योंकि डेफिनेटली ये एक कॉज है जो हमें एक्सेप्टेबिलिटी से दूर करता है। हमें जो फोटोग्राफ्स हमें दिख रही हैं, पहले तो वो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो इंडियन सोसाइटी के बच्चों की नहीं होती है, वो होती है किसी अमेरिकन या ऐसे बच्चे जो बहुत सुंदर होते हैं दिखने में। तो ब्यूटी और जो ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट वहां से आ रहा है, क्योंकि मदर को ही ये चीज एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि अगर मेरा बच्चा काला पैदा हो गया तो उसको डेफिनेटली वो अच्छा नहीं लगेगा।
ठीक है। सो सिंस द इंसेप्शन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है और इसी तरीके से हमारी मेंटालिटी बनती जा रही है। तो वहां से एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है खत्म तो वहीं हो गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी मैम जी। तो जहां पे एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सोसाइटी में ये चीजें डे बाय डे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ऑलरेडी कई ऐसी चीजें हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, आप मूवीज में देखेंगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, जो फेयर लोग होंगे या जो थोड़े से दिखने में अच्छे होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, जिसका हमारा कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुल का ऑलरेडी वहां पैदा हो चुका है, जहां मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। सो उनको ज्यादा फेवरेटिज्म हम देखते हैं कि उनके लिए ज्यादा फेवरेटिज्म वाली जो फीलिंग है वो डेवलप हो रही है। सो दिस इज द रूट कॉज। ओके मैम। एंड तो इसके बारे में मैं और आगे बात करूंगी। आप पहले और जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स बैठे हुए हैं, लेट अस नो वो क्या बात करते हैं। डॉक्टर नमिता जैन मैम, आपसे मेरा एक सवाल है, जो कि आप मोर देन 15 years आप एक लॉ से जुड़ी हुई हैं, लॉ विभाग से जुड़ी हुई हैं, और आप कानून में भी कानूनविद के तौर पे भी कार्य करती हैं। आपसे मैम मैं सवाल जानना चाहूंगी कि ये जो अभी फेयर एंड लवली का जो प्रोडक्ट आया, लगभग 45 साल चल रहा था कि फेयर वर्ड क्यों है। कंपनी के सीईओ ने ट्वीट किया हाल ही में 1 हफ्ते पहले, और उन्होंने ट्विटर पे जब ट्वीट किया तो उन्होंने लिखा था कि लाइटनिंग, वाइटनिंग एंड लाइट टोन वर्ड, फेयर वर्ड फ्रॉम आवर ब्रांड। तो इस पे आपका क्या कहना है कि किस तरह की कंपनियां जो हैं वो, ये एक क्लेम बन जाता है, जितना मेरी समझ है लॉ की। तो ये पूरा मामला हमें समझाइए मैम कि एक कंपनी का क्या पूरा मामला था, किस तरह से एक प्रोडक्ट ने अपने वर्ड में एक फेयर वर्ड शामिल किया। प्लीज आप इस पे एक कमेंट दीजिए मैम, ये समझाइए पूरा मसला। थैंक यू प्रभात मैम, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है आपने कि मैं अपनी बात इस फेयर एंड लवली, जो एक बहुत बड़ा एक अभी ये इशू चल रहा है कि फेयर वर्ड हटाया जाए या हैंडसम वर्ड हटाया जाए, इससे रिलेटेड बेसिकली अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल शब्दों में मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगी कि ये कंसेप्ट आया कहां से। ये कंसेप्ट नया नहीं है, ये कंट्रोवर्सी यूनिलीवर की नई नहीं है। पिछले साल ही यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट में से शेड गाइड्स हटाए। अगर आपको याद हो तो फेयर एंड लवली के पैक में एक शेड गाइड आता था कि फर्स्ट वीक आपकी स्किन का कलर ये होगा, फिर सेकेंड, थर्ड, और जितने भी दिन का वो दावा करते थे कि 14 डेज बाद जो है आपकी स्किन, या 21 डेज बाद जो है आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ये होगा। इसके साथ में फेयर एंड लवली ने अपनी बिफोर और आफ्टर की जो इमेजेस थी, अगर आपको याद हो फेयर एंड लवली का पैक पुराना वाला, तो एक ब्लैक फोटो और एक व्हाइट फोटो फेयर एंड लवली के पैक में आती थी। ये दोनों ही चीजें पिछले साल फेयर एंड लवली ने अपने इस क्रीम के बॉक्स से हटाई। अगर आपको याद हो तो मई के मंथ में यूएसए के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड का एक मामला हुआ है। अगर अभी आप सभी लोगों को याद हो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन जो पर्सन थे, वहां पर पुलिस ने, जो व्हाइट पुलिस थी, उन्होंने बहुत ब्रूटली उस पर्सन को मौत के घाट उतारा, और जो कंडीशन थी वो थी ब्लैक, वो पर्सन था, और उसके गर्दन पर 8 मिनट 40 सेकंड तक उसकी गर्दन को दबाया गया जब तक कि वो मर ना जाए। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक था और पुलिस जो थी वो व्हाइट थी। ये कंसेप्ट एक्चुअली आया वहां से जब एक यूएसए के अंदर, यूएसए, यूके और कनाडा के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है ब्लैक लाइव मैटर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस, यूके और कनाडा में जो व्हाइट लोग हैं उनकी सुप्रीमेसी को इरेडिकेट करने के लिए वर्क करती है। तो जब जॉर्ज फ्लॉयड की जब यूएसए के अंदर जब डेथ हुई, तो उन्होंने अपना एक मिशन वापस से स्टार्ट किया कि ये जो व्हाइट और ब्लैक का जो ये चल रहा है, हम इसको खत्म करेंगे, हम इसको इरेडिकेट करेंगे। और उन्होंने अपनी पोस्ट जो है वो इसके ऊपर डाली, हैशटैग के साथ में ब्लैक लाइव मैटर की बहुत सारी पोस्ट आई, और उसमें यूनिलीवर के जो लोग हैं उन्होंने भी अपना एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेशियल जस्टिस। यूनिलीवर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया इंस्टाग्राम पोस्ट पे,
जो कि ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट जब ये चल रहा था जॉर्ज फ्लॉयड को जस्टिस दिलाने के लिए, तो वहां पर इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेशियल जस्टिस। और वहां से ये जो मुद्दा था एक बार फिर से वापस से आ गया कि आप ये बात कैसे कर सकते हैं। एक तरफ तो आप फेयर एंड लवली जैसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप वाइट होंगे तो आपके मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं, आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी, आपको ये होगी। एक तरफ तो आप खुद रेसिज्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुद ही जो है वो कह रहे हैं कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेशियल जस्टिस। तो इस स्टेटमेंट पे यूनिलीवर को, और हिंदुस्तान जो इसका एक पार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसको काफी क्रिटिसाइज किया। आपको बता दूं कि यूनिलीवर ने ये प्लेज भी किया था कि वो अपनी जो टोटल उसकी जो इनकम होगी उसका कुछ परसेंट पार्ट वो ऐसी संस्थाओं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में वर्क करती हैं। और उसमें आपको एक आश्चर्य होगा कि 0.2% जो रेवेन्यू है वो फेयर एंड लवली के बिक्री से आता है। तो आप खुद आश्चर्य कीजिए कि कंपनी रेशियल जस्टिस की बात कर रही है और उसमें जो वो फंड दे रही है वो ऐसी क्रीम के रेवेन्यू से आ रहा है जो खुद ही एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रही है कि व्हाइट अगर आप हैं, फेयर अगर आप हैं तो आपकी शादी जल्दी होगी या आपको तरक्की जल्दी मिलेगी। तो इन सब चीजों के ऊपर इनको क्रिटिसाइज किया गया और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया। और यूनिलीवर जो था वो केस और लीगल मैटर में अटकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब अगर ये चीजें होंगी तो हमारे अगेंस्ट में केस होंगे। तो इससे पहले कि वो किसी लीगल प्रोसीडिंग में फंसते, उन्होंने खुद ने ही अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जो है वर्ड फेयर इसमें से हटा देंगे, ग्लो एंड लवली या और जो उन्होंने अपने अदर नेम्स जो उन्होंने सोचे उससे उन्होंने कॉपीराइट करवाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये प्रोसेस चल रही है, कॉपीराइटिंग हुई नहीं है, जो टेक्निकलिटी वाला काम है ये अभी चल रहा है। बट दे डिसाइडेड कि वो ये फेयर वर्ड अपने इस फेयर एंड लवली के टैग में से हटा देंगे। तो बेसिकली मैम ये जो सारा मुद्दा जो अभी जो नेम हटा है फेयर एंड लवली से फेयर करने की जो बात आई है, ग्लो एंड लवली करने की बात आई है, या फेयर एंड हैंडसम की जगह ग्लो एंड हैंडसम होने की बात आई है, वो बेसिकली अगर देखा जाए अभी रिसेंट टाइम में तो जो यूएस के अंदर जो ये केस हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड का, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस मुद्दे पे मैं आपके पास आऊंगी। जॉर्ज फ्लॉयड का जो मुद्दा है ये काफी एक तरीके से बाहर के देशों में इस पे सरगर्मियां बढ़ गई हैं, नस्लभेद पे काफी ज्यादा चलाया जा रहा है। ग्लोबली ही जो ये ब्लैक लाइव मैटर जो मूवमेंट था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये चालू तो हैशटैग मूवमेंट से हुआ था, पर ग्लोबली इस मूवमेंट को सभी लोगों ने सपोर्ट किया। और आप मानेंगे नहीं कि केवल फेयर एंड लवली ही नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन, लॉरियल, इन लोगों ने भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से ये जो फेयर और इस तरह के जो वर्ड हैं जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आ रहे हैं उन वर्ड्स को हटाने के लिए अपनी अपनी सहमति दे दी है और दे आर गोइंग फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉपीराइटिंग। मैम इस मुद्दे पे आपसे फिर चर्चा करेंगे, अभी जॉर्ज फ्लॉयड के पूरे मसले को समझेंगे। मैं डॉक्टर शिवी के पास आना चाहूंगी। और डॉक्टर शिवी आप ये बताइए, चूंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके पास कई तरह के पेशेंट्स आते होंगे जो जेन्युइनली जिनके स्किन में कोई ना कोई खामी रहती होगी, वो किस तरह की डिमांड करते हैं कि मुझे गोरा कर दीजिए या मेरा कलर और फेयर कर दीजिए। आप प्लीज अपना अनुभव बताएं। Good afternoon, everybody. I'm very happy to be a part of this discussion. I always wanted to address this issue of colorism. और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू डॉक्टर प्रभात दीक्षित मैम। जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, हमारा कल्चर और जैसे कि प्रशस्ति जैन मैम ने बताया कि बचपन से ही ये ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स लुकिंग फेयर, कि गोरा दिखना है। इवन प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है कि मदर एक्सपेक्ट करती है कि उसका जो बच्चा हो गोरा हो। और ये एक तरह का कल्चरल मैं कहना चाहूंगी कि कल्चर का भी एक रोल है कि गोरा दिखने का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है और एक डिजायर भी धीरे धीरे पैदा हो जाती है। और तो इसीलिए हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं
जो कि ऐसे बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे गोरा कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि ये काफी अनरीजनेबल है, लेकिन हमें बताना पड़ता है पेशेंट्स को कि ये जो आपकी स्किन कलर है, दिस इज गॉड गिवन स्किन कलर, एंड इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। जो भी आपका स्किन कलर है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस उसी में होना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि अगर कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, पैची स्किन है जिसमें कहीं कहीं काले धब्बे हैं, हम ऑफ कोर्स उसको हम टोन जो है वो इवन कर सकते हैं, लेकिन स्किन का एंटायरली स्किन का कलर चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड हमें ऐसे पेशेंट्स के साथ एक्चुअली बहुत डिफिकल्टी आती है, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कुछ और करके आते हैं, एंड पहले हम उनको काउंसिल करते हैं कि एक लिमिट तक ही पॉसिबल है ये, और इतना आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसमें हम उनको जो एटलीस्ट जो डार्क स्पॉट्स है, जो कि अनइवन स्किन टोन है, उस पे हम फोकस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना वैल्यूएबल पॉइंट बताया, और आपके पास फिर लौटेंगे। अभी मैं डॉक्टर प्रशस्ति जैन जी से ये पूछना चाहूंगी कि बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया मैम कि एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, तब से ही उसके अंदर ये एक वो एक्सपेक्टेशन रखने लग जाती है। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में आती है, जरूरी नहीं कि कई बार माँ रखती। प्लीज मैम। देखिए, चाहे बॉलीवुड हो चाहे जनरल मीडिया हो, जब तक मुझे जो चीज लगती है वो ये चीज है कि जब तक हम कोई चीज परोसेंगे नहीं, लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। और बॉलीवुड हो चाहे दूसरा कोई मीडिया जी। हो, जो चीज वो दिखाएंगे, जिस चीज को हम एक्सपोज होएंगे एज अ सोसाइटी, ठीक है, लोग वही लेना पसंद करेंगे। जी। तो जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, डेफिनेटली जहाँ पे वो मैं किसी एक पर्टिकुलर जने का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन डिफरेंट एक्ट्रेसेस हैं, डिफरेंट एक्टर्स हैं जो ये चीज कहते हैं कि ऐसा फिगर होना चाहिए, वैसा फिगर होना चाहिए, जीरो फिगर पे हम बात करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि यूथ का जो अट्रैक्शन है, जो अडोलेसेंस होते हैं या जो यंग अडल्ट होते हैं, या जो अडल्टहुड के जो अर्ली लोग होते हैं, अर्ली अडल्टहुड के जो लोग हैं, उनमें ये चीज बहुत रहती है। जहाँ पे उनको अट्रैक्शन लगता है, वो अच्छी चीजों पे अट्रैक्ट कम होते हैं, और जहाँ पे जो इजी चीज लगती है वो उस पे वो अट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज आप ये चीज जानेंगे, बायोलॉजिकली अडोलेसेंस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण या हार्मोनल चेंजेस के कारण कुछ चीजें ऐसी होती हैं उस टाइम पे उनको अपनी बॉडी को लेके, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है एंड दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो, कि जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि इस एज में, पर्टिकुलर एज में, अडोलेसेंस की एज हो या यंग अडल्ट की एज हो, वहां पे हम ये देखते हैं क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, they are more concerned about their bodies at that moment of time, and they have that psychological mindset कि everybody is looking at me, ठीक है। तो वो अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने फेस को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। आप अडोलेसेंस में गर्ल्स के फेस पे भी आप पिंपल्स देखने लग जाएंगे, बॉयज के फेस पे भी आपको पिंपल्स दिखेंगे। तो वो उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं, और क्योंकि इस टाइम पे उनकी ससेप्टेबिलिटी भी ज्यादा रहती है, तो वो बॉलीवुड हो चाहे दूसरी चीजें हो, उन पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और बॉलीवुड इस चीज को जानता है, अच्छे से जानता है, मीडिया भी इस चीज को अच्छे से जानता है कि हमारे केटरर्स कौन है, हमारे कंज्यूमर्स कौन है, हमारी मार्केट हमारा कैसे चलेगा। तो वो डेफिनेटली उस चीज को, वो चीज सफिस कर देती है, कंट्रीब्यूट कर रही है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके मैम। मैम जी एक और सवाल आया है कि इज ओनली ड्रॉपिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, दीपक चौबे जी ने सवाल किया है लखनऊ से। उनका सवाल है कि इज ओनली ड्रॉपिंग अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम प्रोडक्ट नेम चेंज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट? It really it's literally the same product with same ingredients doing same thing. Does it satisfy all questions? उनका ये सवाल है कि क्या सिर्फ नाम बदल देने से, इंग्रेडिएंट्स तो कंपनी उस क्रीम में वही रख रही है, तो क्या नाम बदल देने से, आई मीन ये
पर हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ बिगनिंग। फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड लवली आ रहा है, और अगर इनके एड्स बदल जाएं तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक शुरुआत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत हम कर सकते हैं, एक स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। बाकी मैम, बाकी तो पूरी चीजें आदमी की सोच पे डिपेंड करती है कि आदमी की सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। जी, एक और सवाल है सुरभि शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर शिवी, मैं चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब आप दें। उन्होंने लिखा है कि हम लोग क्या जो हेलो जी मैम, हाँ जी प्लीज मैम। हेलो, हाँ नमिता मैम, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है मैम मेरी? यू आर ऑडिबल। यस यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो बेसिकली मैम मेरा मानना यही है कि ये एक शुरुआत हो सकती है, पर अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें हमारा माइंडसेट भी बदलना होगा। जी, और अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले ही क्वेश्चन पूछा था बॉलीवुड और हॉलीवुड का। तो बॉलीवुड में मैं कहूंगी कि डार्कर कलर होना है, उसमें हीमोग्लोबिन का कोई भी रोल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, एक पिगमेंट होता है मेलानिन, जो कि आपकी स्किन के सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मेलानिन का सबसे बड़ा रोल है। ये फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है, रेशियल उसमें भी डिपेंड करता है। कंट्री जैसे एशियंस हैं, उस एशियन पॉपुलेशन में ज्यादातर मेलानिन कंटेंट जो होता है स्किन में वो ज्यादा होता है। और जैसे कि जो व्हाइट्स होते हैं, अमेरिकन पॉपुलेशन होते हैं, उनमें मेलानिन कंटेंट कम होता है, इसलिए वो व्हाइटर हैं एंड हम थोड़े से डार्कर हैं। बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ओके ओके। प्रशस्ति मैम, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो भी ये सोच है, कोई कह रहा है कि एक इंडिविजुअली ऐसा सोचता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि हम उसी सोच के साथ बढ़ रहे होते हैं। तो हम इस सोच से छुटकारा कैसे पा सकते हैं कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए और अपने आप को वैसे ही आत्मविश्वास के साथ एक्सेप्ट करिए? तो इस पे आपका कोई मंत्र आप दे सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि हम जो है हम उसे एज इट इज वैसे ही स्वीकार करें और खुशी के साथ स्वीकार करें? मैम, ये जो सवाल किया है आपने, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली वन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल अकेला नहीं करेगा। डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं ये कहूंगी कि आप खुद कितने अपने आप को लेके सेल्फ अवेयर हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि मुझे मेरी कमियां भी पता होनी चाहिए, मुझे मेरे गुण भी पता होने चाहिए। अगर मैं अपने गुणों को अपने आप पे मैं फोकस अपने गुणों पे करूंगी, मैं अपनी क्वालिटीज पे करूंगी, तो डेफिनेटली मेरी जो वीकनेसेस है मैं ओवरकम कर पाऊंगी। लेकिन जहां मेरी बात आ जाती है, जहां मैं अपने आप को
परसीव करती हूँ एज कंपेयर टू अदर पीपल। जैसे मैं अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू करती हूँ, मुझे अपने आप में कमियां नजर आने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लो सेल्फ एस्टीम वाली जो सिचुएशन बनती है एक इंडिविजुअल के साथ, जो लो सेल्फ एस्टीम वाली सिचुएशन है, वहां पे इंडिविजुअल डेफिनेटली अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेगा। तो हमारी मेन चीज जो है वो ये है कि अगर आप एज इंडिविजुअल्स अपने आप को जाने, अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयर हो, तो काफी चीजों से हम डील कर सकते हैं। और जैसे भी हूँ, चाहे मैं काली हूँ, चाहे मैं गोरी हूँ, चाहे मैं मेरे कोई भी फिजिकल, अब आपके फिजिकल फीचर्स आपके हाथ में तो है नहीं, दैट इज व्हाट यू हैव बीन बोर्न विद। आप जैसे पैदा हुए हो आप वैसे ही बनोगे। आपके ज्यादा स्किन टोन को अगर ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा आपकी स्किन जो है आप फेयर कर सकते हो, लेकिन आप अपना स्किन कलर चेंज नहीं कर सकते, जो कि आपकी हेरिडिटी आपको मिली है, आपके पेरेंट्स से मिली है, आपके एंसेस्टर्स से आपको मिली है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है, और वो एक्सेप्टेबिलिटी तब आएगी जब आप खुद अपने आप को लेके सेल्फ अवेयर होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैम। नमिता मैम, आपने जैसे एक बात कही कि चलो शुरुआत तो हो रही है, चाहे वो शुरुआत कहीं से हो, फेयर हटा के अगर हम ग्लो वर्ड डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, नो इश्यूज, पर शुरुआत तो कहीं से हो रही है। तो आप एक बतौर लॉ एक्सपर्ट क्या सजेशन देना चाहेंगे कि एक इंडिविजुअल को या अपनी एक सोसाइटी को? शुरुआत मेरा मानना यही है, जो मैंने पहले भी यही कहा था, मेरा सजेशन यही होगा कि सोच बदलिए, देश बदलेगा। अगर हम खुद इस डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर देंगे तो आई थिंक बहुत जल्दी एक समय आएगा जब ये सारी चीजें, ये गोरा, ये काले दोस्त गोरे चुनने लग जाऊं, या मैं एज अ टीचर ब्लैक जो बच्चे, ब्लैक स्किन के अगर जो बच्चे हैं, अगर मैं उनको कम मार्क्स दूं और जो गोरे बच्चे हैं उनको मैं ज्यादा मार्क्स दूं, तो ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। तो मैम, मैं तो लॉ से हूँ और मैं तो आर्टिकल 14 पे बिलीव करती हूँ, राइट टू इक्वालिटी। ऑल आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा, रिलीजन। तो मेरा मानना तो यही है कि मैम कोई डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। कलर की जगह अगर आपको डिफरेंशिएट करना है किसी चीज में, तो आप उसकी क्वालिटी पे कीजिए ना, उसके गुणों पे कीजिए ना। जी मैम, एक सवाल और आया है, जैसे कि जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो डीओ का एड ले लीजिए, चाहे वो एड ले लीजिए कि जो इनर गारमेंट्स का एड आता है, अगर हम मेल इनर गारमेंट्स की बात करें या डिओड्रेंट्स की बात करें, तो जो टीवी टेलीविजन पे हम देखते हैं उसमें ये आता है कि डीओ एक मेल ने लगाया तो उसके आसपास फीमेल्स जरूर दिखाई जाती हैं, या अगर इनर गारमेंट्स का ऐड आ रहा है तो उसमें एक फीमेल जरूर, एक पोर्ट्रेज। तो जिस तरह से आई मीन यहाँ तो बात मीडिया की भी है शायद, और हम लोग भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं, पर मीडिया के साथ साथ में कंपनी मीन्स वो क्या पोर्ट्रे कराना चाहती है फीमेल को वहां पे दिखा करके। तो एक लॉ एक्सपर्ट के तौर पे क्या ये डिफेंसिव केस बनता है, या ये एक मसला हमें समझाइए मैम। मैम एक्चुअली मेरा मानना जो ये है वो ये है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट करके, सिर्फ जैसे मेल का एक डीओ का एड चल रहा है, डीओ का एक एड चल रहा है, आई थिंक कुछ एंगेज करके कुछ एक एड आता है और वो लगाया और लड़कियां जो है उनके पीछे घूम रही है। तो बेसिकली इस एड के पीछे तो ये है कि कुछ अजीब सा एड बनाया जिसको पब्लिक देखेगी। जी, अगर अभी आपने एक इसका एक ऐड देखा होगा, आई थिंक डॉलर का एक अभी ऐड आ रहा है, और डॉलर के ऐड में अक्षय कुमार जी जो हैं वो एक कविता सुना रहे, कहानी सुना रहे एक बच्ची को, और बोल रही हैं कि जो लड़की है वो राजकुमार को जो लड़की है वो राजकुमार को बचा करके ले गई। अब लड़की जो राजकुमार को बचा करके ले गई और जो डॉलर का ऐड हो रहा है उसमें कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही अजीब सी चीज है। पर जो जनरल पब्लिक है वो उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुनेगी, तो लास्ट में आकर के वो डॉलर को जरूर सुन लेगी फ्रॉम आवर ब्रांड। ये तो इसका आपको क्या कहना है कि किस तरह बनाने वाले का एक रहता है दिमागी, साइकोलॉजिकल दिमाग रहता है कि ऐसा हम करेंगे तो पब्लिक सुनेगी। जहां तक बात आती है कि फीमेल के रिप्रेजेंटेशन की, तो वहां पर हमारे यहाँ पर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। अगर इन एड्स के अंदर अगर इंडिसेंट तरीके से विमेन को प्रेजेंट किया जा रहा है, तो फिर इस एक्ट के अंदर
वो कंपनीज और वो लोग पनिशेबल होंगे। ओके ओके, डॉक्टर शिवी, एक सवाल आपके लिए आया है कि हम आज ये कह जरूर रहे हैं कि आई मीन फेयर कलर को लेके अक्रॉस द वर्ल्ड एक मुहिम चलाई जा रही है और शायद बदलाव हो रहा है। बदलाव की रफ्तार शायद बहुत धीमी है, लेकिन बदलाव कहीं से तो हो रहा है कि गोरा काला कुछ नहीं होता है, जो होता है वो क्वालिटीज होती हैं और इंसान की अपनी काबिलियत होती है। पर एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ये भी देखने को मिल रहा है कि मेल्स भी एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर फील कर रहे हैं कि उनको भी गोरा बनना है। अभी तक हम लोग सुंदरता का कॉन्टेक्स्ट एक फीमेल से जोड़ करके देखते थे कि एक फीमेल है तो उसको खूबसूरत होना चाहिए, आई मीन और उसे पतली होना चाहिए या उसे गोरी होना चाहिए। लेकिन अब ये प्रेशर हम मेल्स के तौर पे भी, मेल्स के साइड से भी हम देख रहे हैं कि वो भी, आई मीन शाहरुख खान टीवी पे ऐड आते हैं और बताते हैं कि फलाना अब हैंडसम क्रीम लगाई और आप हैंडसम दिखने लग जाएंगे, या सलमान खान आते हैं और वो बताते हैं कि ये क्रीम लगाई और आप भी खूबसूरत हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है कि एक तरफ तो हम वे सेइंग कि कम हो रहा है गोरा और काला का भेद, बट कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें तो ये केसेस भी बढ़ रहे हैं कि लगातार नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं और वो मेल्स ओरिएंटेड मार्केट क्रीम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है मैम कि आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, क्या मेल्स भी आते हैं? जी बिल्कुल, पहले ऑफ कोर्स, पहले आप सही कह रही हैं कि पहले ज्यादा फीमेल पेशेंट्स आती थी अपनी लुक को लेके, अपनी कलर को लेके, लेकिन अभी ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही है, अपना लोग अपने आप को ज्यादा ऑब्सेशन में होना चालू होने लग गया है टुवर्ड्स हाउ दे लुक। तो इसलिए मेल्स भी आजकल बिल्कुल पीछे नहीं है, वो भी बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं, अप टू डेट दिखना चाहते हैं। बट वही है कि हम सबसे पहले हम लोग एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस में यही काउंसिल करती हूँ कि कलर पे इतना बिल्कुल भी स्ट्रेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि कई फीमेल्स जो हैं वो आती हैं एंड दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, वो निराश होती हैं एंड बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हमको, जैसे वो हमसे बात करती हैं तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी नजर आता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे मेरे घर वालों को लड़का नहीं मिल रहा है मेरे लिए। एंड ये हमें सुनने में लगता है, लेकिन जो ये चीज फील करता है वो बहुत ही डीप हो सकता है एंड इसीलिए बहुत लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बिकॉज वही कि डिस्क्रिमिनेशन होता है करियर में भी, या जैसे अब मॉडलिंग यानी बॉलीवुड एंड ये है, इनमें ऑफकोर्स ज्यादा प्रेफरेंस होती है कि फेयर लोगों को लें, या इवन आप शादी के जो मैरिटल एड्स होते हैं उसमें भी यही होता है कि 26 ईयर, वेल एजुकेटेड, वेरी फेयर स्किन फीमेल, तो ये एक डिस्क्रिप्शन माना जाता है। तो दोनों डॉक्टर प्रशस्ति मैम एंड नमिता जैन मैम दोनों बहुत सही कह रही हैं कि आउटलुक बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आउटलुक बदलना बहुत जरूरी है। जी। इसी के साथ एक सवाल और आया है, हालांकि अब वो सवाल है कि क्या हम जब दोस्त बनाते हैं तब तो हम कलर नहीं देखते हैं, लेकिन when it comes to choosing our partner, हम वहां पे सोचने लग जाते हैं कि लड़का गोरा होना चाहिए या लड़की गोरी होनी चाहिए। प्रशस्ति मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है एक ही इंसान में दो विचार, इस पे क्या कहना है आपका? मैम ये क्यों हो रहा है? ये फ्रेंड्स जो बनते हैं वो बन जाते हैं इनवॉलंटरी। हमें जो अच्छा लगता है हमारे साथ, हमें वहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ मुझे मेरी लाइफ स्पेंड करनी है या नहीं करनी। लेकिन जब हम किसी लड़के को देखने जाते हैं या लड़की को देखने जाते हैं तो हमारे दिमाग में है कि इसके साथ मुझे मेरी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। हम इसी माइंडसेट से जाते हैं और ऑब्वियसली यही माइंडसेट होगा कि पूरी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। तो वहां पे सिलेक्शन कर रहे हैं हम, हमारे पास वही चीज है, हम बाहर जा रहे हैं तो हमें जितनी ज्यादा चॉइसेस मिलेगी हम उसमें कहीं ना कहीं अपनी चॉइसेस को फिट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स जहां बन रहे हैं, जो वहां पे ज्यादा चॉइसेस नहीं मिल रही है हमको, हमें जो अच्छा लगा, जिसमें जो अच्छा लगा, हमने वो बिना सोचे समझे हमने उसको अपना फ्रेंड बना लिया। तो दैट इज बिकॉज इट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल ये चीज है कि हमें जितनी ज्यादा चॉइसेस मिलेंगी उतना ज्यादा हम अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को यूज करेंगे। तो दैट इज द मेन रीजन।
कि फ्रेंड्स तो जहाँ बन रहे हैं वो वॉलंटरली बन रहे हैं, हम अपने आप बना रहे हैं, लेकिन जब हम किसी रिश्ते की बात करने जाते हैं तो वहां पे वी डोंट हैव अ चॉइस, वी हैव सो मेनी चॉइसेस उन विच हमको वहां पे चूज करना है उनमें से। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। जी ओके सो बस इसी के साथ ही मैं इस आज के कार्यक्रम को अब अंत की तरफ लेकर के जाना चाहूंगी। डॉक्टर शिवी, डॉक्टर नमिता जैन, डॉक्टर प्रशस्ति जैन, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और मुझे ऐसा लगता है, और जितने भी हमारे ऑडियंस, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आप आए, आपने अपने सवाल पूछे और आप तीनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और कतकही पे आप लोग आए और न सिर्फ आए बल्कि आप लोगों ने बहुत ही सशक्त तरह से एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे अपनी बात रखी और अपने अपने उन रेशेस को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करें और ये कहें कि हम जिस तरह से हैं या मैं जिस तरह से हूँ वो मैं सबसे खूबसूरत हूँ और वो मैं सबसे अच्छी हूँ। स्पोर्ट्स का बहुत शुक्रिया। यस मैम। प्रशस्ति मैम ने जो माइथोलॉजिकल जो कही है, इस पे मैं अपना थोड़ा सा एक लीगल पॉइंट से भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है कि ये वेस्टर्न कल्चर है। 1600 के चार्टर से जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आई थी और जब मद्रास के अंदर उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी जब करी थी, जब प्रेसिडेंशियल स्टेट जब मद्रास को उन्होंने बनाया, तो वहां से जो इंग्लिश व्हाइट मैन और ब्लैक मैन का कंसेप्ट है हमारे इंडिया में, ये वहां से आया हुआ है कंसेप्ट मैम। ये इंडिया का कंसेप्ट कभी भी नहीं हुआ करता था। मद्रास के अंदर जो मद्रासपुरम था वो ब्लैक यानी जो इंडियन लोग थे उनका विलेज था और एक फैक्ट्री जो उन्होंने बनाई थी इंग्लिश मैन ने, वहां पर वो सारे गोरे लोग रहते थे। तो गोरा और काला का जो कंसेप्ट है ये डेफिनेटली हमारे यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड से आया हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी की ये एक मैं कहती हूँ एक बीज जो बोया है हमारे देश में गोरे और काले का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बोया हुआ है और ये बोया हुआ मद्रास प्रेसिडेंसी के टाइम से है। यानी कि आप सोचिए 1726 के अंदर ये कंसेप्ट हमारे देश के अंदर आया। जी जी मैम एक छोटा सा सवाल आ रहा है जिसमें मनु शर्मा का है और वो कह रहे हैं कि मैम जरूर पूछिए। सवाल ये है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ इसलिए मैं इसे छोड़ने का मोह नहीं कर पा रही हूँ। सवाल ये है कि किंडरगार्टन स्टूडेंट जो छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनके स्कूल की बुक में फेयर को पोर्ट्रे किया जाता है कि ब्यूटीफुल है एंड अ ब्लैक वन इज डिफाइंड एज अगली। तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि वी आर फॉलोइंग ब्लाइंडली ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन कल्चर, उनका एजुकेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस पे मैं चाहूंगी कि प्रशस्ति में आप अपना नोट दें। मैम डेफिनेटली हमने जो अपना इंडियन कल्चर का जो एजुकेशनल पैटर्न है, आप देखते आ रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में कितने चेंजेस हो चुके हैं अब तक, एंड वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द वेस्टर्न लिटरेचर। हमारे यहाँ से हमारे ही लोगों की, इंडियन लोगों की जीवनियां गायब हो चुकी हैं, हमारा जो इंडियन कल्चर था वो गायब हो चुका है। हम मेडिसिन फॉलो करते हैं वेस्टर्न, जिसको हम एलोपैथिक मेडिसिन फॉलो करते हैं हम लोग, लेकिन हम आयुर्वेदिक की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि हमारे पास सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे हमको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम लोग खो चुके हैं। मेरे ख्याल से अब शायद वैल्यू एजुकेशन का सिस्टम सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल्स में तक लिमिटेड रह चुका है, पब्लिक स्कूल्स में वैल्यू एजुकेशन करी नहीं जाती है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम जो मॉडिफाई हो रहा है, इट इज अकॉर्डिंग टू दी वेस्टर्न कल्चर। आपको, अगर आप मीडिया पर्सन है, आपको ये चीज ध्यान भी होगी, और यहाँ पे शायद जितने भी लोग हैं, वे लॉर्ड मैकॉले का एक टेक्स्ट मुझे याद आता है जहाँ पे उन्होंने कहा था अगर इंडिया को बर्बाद करना है तो इनका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया जाए। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो एजुकेशन चेंज हो रहा है। वी हैव टू लुक इनटू द मैटर एज एजुकेशनिस्ट कि हम अपने बच्चों को उसी तरीके से, अगर स्कूल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीजों को महत्व दे। So that is definitely education. Yes, education system definitely plays a role in it. Dr. Shivi, आप कुछ कह रहे हैं? I strongly believe कि इसमें बहुत बड़ा हाथ है एजुकेशन सिस्टम का,
क्योंकि आप एक सोचिए इतने टेंडर एज में बच्चे के दिमाग में ये फिट हो जाता है। अगर बाय चांस वो सांवला हो और वो ये पढ़ रहा है कि ब्लैक मीन्स अगली एंड फेयर मीन्स ब्यूटीफुल, अगर इतनी टेंडर एज में, छोटे एज में अगर उसके दिमाग में ये लाइन उसको ऐसे बैठ जाती है, तो आप सोचिए कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी है कि कलर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए बच्चों की, एंड स्पेशली टैलेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि तो क्या हुआ, तुम सांवले हो तो क्या हो गया, आप अच्छा सिंगर बनो, अच्छे टैलेंट, बहुत हॉबीज करो, अच्छी पढ़ाई करो। आई थिंक ये चीज बहुत ज्यादा लैकिंग है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। Okay, so once again on this beautiful note, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः, और आप सबने अपना कीमती वक्त दिया और कहीं पे आए, हमसे जुड़े। हमारे ऑडियंस का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना संडे का खाना खा करके सोने का वक्त होता है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और शुरुआत होगी इस एक सोच के साथ, इस एक सकारात्मक सोच के साथ मैं प्रभात दीक्षित आपसे विदा लेती हूँ, और फिर एक वादे के साथ कि फिर ऐसे ही किसी जरूरी विषय पर आप सबसे मुखातिब होंगे एक बार फिर। नमस्कार। Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you.